नाटक, इंग्लिश में इसे ड्रामा कहते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में ये उपागम के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। ये एक अप्रोच है हिंदी भाषा शिक्षण कौशल का विकास करने के लिए। तो हम इसको 3 कैटेगरी में बांटे हैं। सबसे पहले तो नाटक क्या है समझेंगे, नाटक को परिभाषित करेंगे। हिंदी भाषा शिक्षण की मैं बात कर रहा हूँ, यानी साहित्यिक रूप में नाटक किसे कहते हैं। दूसरा पर आएंगे नाटक के उद्देश्य क्या है, और तीसरा नाटक का महत्व या प्रतियोगिता। 3 कैटेगरी में बांट के नाटक पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले नाटक को परिभाषित करें, कैसे करेंगे, नाटक क्या होता है। साहित्य की भाषा की मैं बात कर रहा हूं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहा जाता है। अवस्था से तात्पर्य मानव जीवन की वह भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं जिनसे होकर मनुष्य को गुजरना पड़ता है। जैसे कोई शिक्षक है तो कोई व्यापारी, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर, कोई धनवान है तो कोई गरीब, कोई नेता है तो कोई अभिनेता, कोई वकील है तो कोई जज, कोई किसान है तो कोई जमींदार, कोई वीर पुरुष है तो कोई डरपोक, कोई कायर, कोई निर्धन, कोई अमीर। भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं। मानव जीवन की ये सभी भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। इनका व्यवस्थित रूप से तथा नियमित ढंग से अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। इसके द्वारा अपनी वेशभूषा, वाणी तथा आचरण आदि के द्वारा जब कोई व्यक्ति दर्शकों को अपनी पात्र के अनुसार सत्यता का भान कराता है तब वही नाटक कहलाता है। यानी किसी भी परिस्थिति का हूबहू प्रदर्शन करना ही नाटक है। जब कोई व्यक्ति किसी पात्र का अनुकरण करता है, यानी किसी पात्र के रूप में किसी महापुरुष का, किसी देशभक्ति का, किसी नेता का या किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति का, जब वो स्टेज पे आकर अनुकरण करता है और दर्शकों को लगता है कि उसके सामने सच्ची परिस्थितियां, सत्य घटनाएं हो रही है, तब उसी को सफल नाटक कर्ता बोला जाता है, यानी अभिनय कर्ता बोला जाता है। वही सफल माना जाता है। वही पात्र सफल होता है जो दर्शकों को अपनी सत्यता का भान कराता है। और जब दर्शक इस अनुकरण को सत्य समझने लगते हैं तभी नाटक के पात्र का अभिनय सफल माना जाता है। यदि दर्शक को ऐसा लगे कि वे वास्तविक रूप से घटना देख रहे हैं तभी पात्र की सफलता निर्भर करती है। अब हिंदी में नाटक का क्या अभिप्राय है? तो नाटक हिंदी भाषा शिक्षण की एक प्रमुख पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं जो मनोरंजन के साथ साथ बालकों को भाषाई कौशल का विकास करता है। अब आते हैं नाटक के उद्देश्य पर। शॉर्ट में मैंने इसको परिभाषित भी किया है, लिखा है, ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देंगे आप। किसी भी अवस्था के अनुकरण को नाटक कहा जाता है। अवस्था से तात्पर्य मानव जीवन की वह भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं जिनसे होकर मनुष्यों को गुजरना पड़ता है। जैसे कोई शिक्षक है तो कोई व्यापारी, कोई डॉक्टर, जैसे मैंने उदाहरण दिया। अब आते हैं इसके उद्देश्य पर। पहला उद्देश्य, 7 मैंने इसके मुख्य उद्देश्यों पर चर्चा करने जा रहा हूं। 7 उद्देश्यों को मैं यहाँ पर नोट डाउन किया है, लिखा हूं, आप ध्यान से देखेंगे। पहला है साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों का मनोरंजन करना। नाटक का पहला उद्देश्य होता है साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों का मनोरंजन करना। दूसरा आते हैं
विद्यार्थियों को देश, काल, पात्र तथा परिस्थिति के अनुसार शीघ्र सफल होने के लिए समर्थ एवं व्यवहार कुशल बनाना। यहां लिखा हुआ है, यहां भी ध्यान देंगे, विद्यार्थियों को देश, काल, पात्र तथा परिस्थिति के अनुसार शीघ्र सफल होने के लिए समर्थ एवं व्यवहार कुशल बनाना। देश, काल, पात्र, नाटक का उद्देश्य ये होता है कि देश में काल के अनुसार माने परिस्थिति के अनुसार कौन सी घटनाएं चल रही है, समाज किस ओर अग्रसर हो रहा है, समाज का विकास कैसे हो रहा है, कैसे हम को व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं, इन सारी घटनाओं का जिक्र इस नाटक में होता है। यानी नाटक के द्वारा बालक को शीघ्र सफल होने के समर्थ एवं व्यवहार कुशल बनाया जाता है। नाटक देखेगा तो व्यवहार कुशल बनेगा और कैसे सफलता हासिल करते हैं वो पात्र के अभिनय को देखेगा और तब वो समझेगा। तीसरा आते हैं मानव स्वभाव के अध्ययन के द्वारा मानव चरित्र को समझना, या हम यूं बोल सकते हैं कि मानव स्वभाव का सम्यक ज्ञान कराना। तीसरा क्या है, यहां भी देखेंगे लिखा हुआ है, मानव स्वभाव के अध्ययन के द्वारा मानव चरित्र को समझना, अर्थात मानव स्वभाव का सम्यक ज्ञान कराना। नाटक में पात्र जब अभिनय करता है तो उसके आचरण को देखता है, उसके स्वभाव को देखता है, कौन सा नाटक चल रहा है, क्या परिदृश्य हो रहे हैं, कौन कौन सी घटनाएं हो रही है और पात्र के जीवन में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, वो कैसे सफल हो रहा है, सुखान दुखान सभी बातों का वो अनुभव करता है। यानी मानव चरित्र को समझाने का प्रयास किया जाता है। चौथा आते हैं विद्यार्थियों को अवसरानुकूल आचरण करने तथा बातचीत करना सिखाना। चौथा में आते हैं, यहां भी ध्यान रख लीजिएगा, विद्यार्थियों को अवसरानुकूल आचरण तथा बातचीत करना सिखाना। अवसरानुकूल यानी नाटक में विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार अवसर बदलते रहते हैं। अब अगर हम दिखा रहे हैं, कोई नाटक दिखाते हैं, हम महाभारत की बात करते हैं, हम रामायण की बात करते हैं, हम देखते हैं परिस्थिति दर परिस्थिति अभिनयकर्ता का जो अभिनय है वो बदलता है, आचरण बदलता है, व्यवहार बदलता है। तो ये हम बालकों को सिखाते हैं कि अवसर के अनुकूल आपको अपने आचरण में कैसे परिवर्तन करता है, व्यवहार में कैसे परिवर्तन लाना है, कैसे बातचीत करना है परिस्थिति के अनुसार, इन सब बातों को ज्ञान कराना ये उद्देश्य होता है। पांचवा में आते हैं विद्यार्थियों को भावाभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। पांचवा क्या है, विद्यार्थियों को भावाभिव्यक्ति, यहां लिखा भी हुआ है, विद्यार्थियों को भावाभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। यानी अपने अभिव्यक्ति का नाटक देखता है, बालक को जब नाटक कराते हैं, जब बालक भी अभिनय का करेगा, वो रोल अदा करेगा, उस अभिनय को देखेगा और वो करेगा, उसने अपने भावों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति भी वृद्धि होती है। बालक जब नाटक करेगा, नाटक सीखेगा, उसमें किसी पात्र का जब वो अभिनय करेगा, वो महाराणा प्रताप का हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का हो, सत्य हरिश्चंद्र नाटक का वो करे, किसी रामायण का करे, किसी महापुरुष की जीवनी पर करे, जब वो करेगा उसकी क्या होगा, अपने भाव की अभिव्यक्ति करने की क्षमता का उसमें विकास होगा। छठा विद्यार्थियों में अनुकरण करने की अद्भुत क्षमता का विकास करना। नाटक में क्या होते हैं, किसी पात्र का अनुकरण करना लगता है, किसी महापुरुष के जीवनी से संबंधित है उसका अनुकरण करना है, अगर भगत सिंह है तो उसका जीवनी से अनुकरण करना है, चंद्रशेखर आजाद है तो उसका भी जीवनी से अनुकरण करना है, कोई महापुरुष है तो उसका जीवनी से अनुकरण करना है, यानी जीवनी का अनुकरण करना। तो छठा हम क्या ये उद्देश्य है नाटक का कि विद्यार्थियों में अनुकरण करने की अद्भुत क्षमता का विकास करना। और सातवां है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। फिर से छठा में मैं लिखा दे रहा हूं, लिखा भी हुआ है, विद्यार्थियों में अनुकरण करने की अद्भुत क्षमता का विकास करना। और सातवां है विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। जब विद्यार्थी नाटक करेगा, नाटक में भूमिका अदा करेगा किसी पात्र का,
किसी पात्र के आचरण जैसा व्यवहार करेगा, जब स्टेज पर वो पूरी करेगा तो उसमें तो आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, और अनुकरण भी करना सीखेगा। तो ये 7 मुख्य उद्देश्य होते हैं नाटक के। अब अगले चरण में हम बात करेंगे नाटक के महत्व या उपयोगिता का। अगला नाटक के महत्व अथवा उपयोगिता, इसका लगभग मैं 9 उपयोगिताओं का जिक्र किया है। एक एक करके मैं सब पर चर्चा करने जा रहा हूँ, निश्चित रूप से आप ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि 9 वेरी फाइन, 9 ही है, 9 विशेष महत्व है इसकी उपयोगिता। पहला, नाटक के माध्यम से विद्यार्थी परिस्थिति का सामना करना सीखते हैं। पहला मैंने कहा, नाटक के माध्यम से विद्यार्थी परिस्थिति का सामना करना सीखते हैं। कैसे? तो बालक, विद्यार्थी नाटक में देखते हैं कि पात्र को कैसे सफलता मिली, पात्र किन किन परिस्थितियों से गुजरा, पात्र किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और पात्र किस प्रकार धैर्यपूर्वक हिम्मत से उन परिस्थितियों का सामना किया और सफलता पाया। जब नाटक देखता है तो बालक के मन में वो परिदृश्य घूमते रहता है और उसके अंदर ये आत्मविश्वास होती है, क्योंकि वो नाटक वैसा प्रतीत होता है जैसे सत्य घटनाएं सामने हो रही है। तो बालक जब देखेगा कि पात्र विभिन्न परिस्थितियों से गुजरा है, विषम परिस्थितियों से गुजरा है, और गुजरने के बाद भी वो सामना किया है, हिम्मत नहीं आ रहा है, हिम्मत से काम लिया है और परिस्थितियों पर विजय पाया है, तो बालकों में क्या होता है कि परिस्थितियों का सामना करना भी सीखते हैं कि विषम परिस्थिति में हम कैसे सामना करेंगे। दूसरा आते हैं महत्व क्या होता है, तो नाटकों के द्वारा विद्यार्थियों को सामाजिक तथा घरेलू आहार व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा मैं लिखा हूं, आप ध्यान देंगे, उसके बाद इसी चर्चा करेंगे। नाटकों के द्वारा विद्यार्थियों को सामाजिक तथा घरेलू आहार व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जाती है। अब आते हैं कि नाटकों के द्वारा सामाजिक तथा घरेलू आहार व्यवहार की कैसे शिक्षा प्रदान की जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब नाटक में बालक विद्यार्थी देखता है कि पात्र अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है, अपने छोटों से कैसा व्यवहार करता है, अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करता है, सार्वजनिक स्थल पर किन बातों को ध्यान में रखता है पात्र, सार्वजनिक स्तर पर कैसा आचरण करता है, कैसा व्यवहार करता है, इन सारी बातों को पात्र के माध्यम से सीखता है बालक, उसे आत्मसात करने का प्रयास करता है। इसीलिए बोला जाता है कि नाटक के माध्यम से घरेलू आहार व्यवहार करना भी सीखेगा, अपनों से बड़ों से कैसा व्यवहार किया जाएगा तो भी सीखेगा, सारी पहलुओं पर वो गौर करता है और सीखता है। तीसरा, शब्द भंडार में वृद्धि होती है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। मैंने यहां लिखा दिया पति को आर्यपुत्र कहा जाता है, एक मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है वीरांगना, उत्कोच आदि शब्दों, यानी शब्द भंडार में वृद्धि होती है। नाटक में शुद्ध साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बालक सुनेगा, ध्यानपूर्वक सुनेगा, क्योंकि श्रव्य दृश्य ये उपकरण है भाषा शिक्षण के लिए। तो बालक ध्यान से सुनता है, जैसे पति गर्भ होता है, हे आर्यपुत्र, बालक ध्यान से सुनता है, उसके लिए नया शब्द मिला आर्यपुत्र। वीरांगना, उत्कोच, उत्कोच शब्द सुनता है, उत्कोच माने किसी को लालच देना, ऑफर देना, तो ये उत्कोच शब्द सीखता है। बहुत सारे नए नए शब्दों को सीखता है। आत्मसम्मान, स्वाभिमान, इन शब्दों में फर्क करना भी समझता है, क्योंकि नाटक पात्र जो होगा अपनी परिस्थिति के अनुसार इन सब शब्दों का यूज करेगा, प्रयोग करेगा और बालक से सुनेगा। तो शब्द भंडार में भी उसकी वृद्धि होती है। बहुत सारी लोकोक्तियों को उसमें किया जाता है, मुहावरे भी प्रयोग किया जाते हैं, और इन सारी चीजों को सुनता है, तो उससे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अब चौथा आते हैं, उच्चारण में शुद्धता आती है। चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखा है उच्चारण में शुद्धता आती है। मैंने कहा नाटक में जब भी पात्र करेगा तो शुद्ध
साहित्यिक शब्दों का प्रयोग करेगा और शुद्ध शुद्ध उच्चारण किया जाता है। जब शुद्ध उच्चारण को सुनेगा बालक तो उसे आत्मसात करेगा, ग्रहण करेगा, सीखेगा और वो भी अपने जीवन में बोलने का प्रयोग करेगा। दोनों जो विद्यार्थी, अगर हम नाटक, कोई भी शिक्षक अगर बालकों से नाटक करवाते हैं तो जो बालक उसमें अभिनय करता है, जो उसमें पात्र है, वो तो सीखेगा ही। दर्शक भी है, जो विद्यार्थी सामने उस नाटक को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी क्या होगा, उच्चारण में शुद्धता है, भी शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना सीखेंगे। उनको समझ में आएगा कि कैसे उच्चारण करना चाहिए, कैसे आहार व्यवहार करना चाहिए, कैसे परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, इन सारी बातों को सीखते हैं। अब पांचवा आते हैं, सामाजिक जीवन के लिए तैयार होते हैं या सामाजिक जीवन के लिए तैयार हो सकते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे, मैंने लिखा है सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार होते हैं। सार्वजनिक जीवन से क्या तात्पर्य है कि समाज के परिस्थिति के अनुसार नाटक का निर्माण होता है, नाटक हम लोग करते हैं, नाटक कराया जाता है। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार नाटक बना रहता है, तो उसको देखता है बात, देखने के बाद क्या हो जाएगा, वो देखेगा। और नाटक में विभिन्न तरह के पात्र होते हैं, विभिन्न तरह के रोल अदा करना पड़ता है, उसमें सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार ही नाटक तैयार किए जाते हैं। तो जब बालक देखता है तो सीखता है उससे कि हमारी सामाजिक परिस्थितियां क्या है, आहार व्यवहार क्या है, क्या खान पान है, क्या वेशभूषा है। जिस काल, जिस परिस्थिति, देश के किसी भी हिस्से का जब वो नाटक होता है तो उनके पात्र को सबसे पहले वेशभूषा देखता है, उसके बाद उसकी वाणी को सुनता है, उसके आहार व्यवहार को देखता है, उसके साथ क्या घटनाएं हो रही है उसको देखता है, और वह देखता है कि जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, उसका व्यवहार क्या है, अपने बड़ों के साथ कैसे कर रहा है, गुरु के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, समाज के साथ उसकी क्या व्यवहार है, ये सारी परिस्थितियों को देखता है और सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार भी होता है। अब हम आते हैं छठा में, कुशल वक्ता बन सकते हैं। बालक अगर नाटक में पात्र है, नाटक में अभिनय करता है, तो उसे क्या होगा, नाटक में बोलना पड़ेगा, मौखिक अभिव्यक्ति की वृद्धि होगी और उसे क्या होगा, शुद्ध शुद्ध उच्चारण बढ़ेगा और एक कुशल वक्ता बनेगा, गुड स्पीकर बन सकता है। यहां भी लिखा हुआ है, सातवां में आते हैं, मानव स्वभाव से परिचित होता है। मैंने कहा सातवां में मानव स्वभाव से परिचित होता है, अर्थात नाटक में देखता है विभिन्न तरह के पात्र होते हैं। मैंने कहा कि विभिन्न परिस्थितियां होती है, मानव स्वभाव का जो अवस्थाएं होती है, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई जमींदार है, कोई ईमानदार है तो कोई बेईमान है। तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों को नाटक में देखेगा तो मानव स्वभाव से परिचित होगा, इसमें ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है, सत्य कौन है, असत्य कौन है, धर्म के रास्ते पर कौन चल रहा है, अधर्म के रास्ते पर कौन चल रहा है, किसकी विजय होती है, किसकी पराजय होती है। तो क्या होगा, उसे मानव का जो व्यवहार देखता है वो मानव स्वभाव से परिचित होता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन ईमानदार है। आठवां में आते हैं, अनुकरण करने की क्षमता का विकास होता है। बालक अनुकरण प्रिय होते हैं। नाटक में जो पात्र रहेगा वो तो निश्चित रूप से पात्र के अनुसार वो अनुकरण करेगा, उसी के अनुसार हाव भाव करेगा, उसी के अनुसार प्रदर्शन करेगा, क्योंकि उसी का उसको, उसी पात्र का उसको अदा करना है। और जो बालक सुन रहा है, देख रहा है, वो भी उसका अनुकरण करने का कोशिश करेगा। बालक का स्वभाव होता है, वो भी उसकी बोली बोलेगा। नाटक समाप्त हो जाने पर भी वो चाहेगा कि उसकी बोली हम बोले, यानी अनुकरण करना सीखेगा। हम निश्चित रूप से देखते हैं, हम साधारण तौर पर हम बालकों को देखेंगे, जैसा भी आप व्यवहार करेंगे, कोई डायलॉग बोलेंगे, कोई मूल वाक्य बोलेंगे, नया शब्द बोलेंगे, तो उसको ग्रहण करेगा और सीखेगा अनुकरण करना कि कैसे चलता है, कैसे पात्र चलता है। चलिए, अनुकरण करने की क्षमता का विकास होता है। 9 नंबर 9 एंड वेरीफाइंग, मैंने कहा शिष्टाचार की भावना का विकास होता है। शिष्टाचार की भावना का विकास कैसे होता है? नाटक में देखेंगे बहुत शिष्टाचार किया जाता है। पात्र जब करेगा तो शुद्ध साहित्यिक भाषा में होता है, उस साहित्य पर पूरा निर्भर रहता है। साहित्य का ही उपज है नाटक, साहित्य का देन है नाटक। उसमें बहुत सारे
शिष्टाचार शब्दों का प्रयोग किया है कि आइए, आपका स्वागत है जी, नमस्ते, नमस्कार, आपका मेरे घर में स्वागत है। इन शब्दों का उसमें प्रयोग किया जाता है, शिष्टाचार होता है। गुरुजन जब आते हैं उसी से खड़े हो जाते हैं और झुककर नमस्कार करते हैं। बड़े बड़े नाटकों में देखेंगे, राजा महाराजा के भी नाटक हैं। आप फिलहाल चल रही है रामायण देखिए, महाभारत देखिए, कितने बड़े बड़े राजा, राजा दशरथ की बात करें, उधर राजा जनक की बात करें, प्रभु राम की बात करेंगे जो खुद ईश्वर के अवतार हैं, उनको भी आपने देखा होगा गुरु के आदर पर, विश्वामित्र के आने पर सादर नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, यानी शिष्टाचार है। छोटा भाई बड़े की आदर करता है, ये शिष्टाचार का प्रयोग करता है। शिष्टाचार भी सीखता है बालक। पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है, शिष्टाचार का है, और सारे शिष्टाचारिक शब्दों को सुनता है, उनका हर व्यवहार को देखता है कि कैसे शिष्टाचार होता है। तो शिष्टाचार की भावना भी उत्पन्न होती है बालक में। नाटक देखेगा तो या नाटक में पात्र करेगा तो दोनों में ये उत्पन्न होता है। तो ये 9 नाटक के हमारे महत्व होते हैं। मैं बता दूं, फिर से मैं बोल देता हूं, हमारे नाटक के माध्यम से विद्यार्थी परिस्थिति का सामना करना सीखते हैं। दूसरा, नाटकों के द्वारा विद्यार्थियों को समाज तथा घरेलू आहार व्यवहार की शिक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। चौथा, उच्चारण में शुद्धता आती है। पांचवा, सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार होते हैं। छठा, कुशल वक्ता बन सकते हैं। सातवां, मानव स्वभाव से परिचित होते हैं। आठवां, अनुकरण करने की क्षमता का विकास होता है। और 9 नंबर, शिष्टाचार की भावना का विकास होता है। तो आज का यही समाप्त होता है। आपको समझ में आया होगा। सबको धन्यवाद। थैंक्स।